चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक और टॉपिक, भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत का एकीकरण देख लिया था, जिसमें बहुत सी जो रियासतें थी जो भारत में स्वतंत्रता के उपरांत मिली हैं, उनका हम लोगों ने व्याख्या की, उनको समझा। आज हम लोग देखेंगे भारत का पुनर्गठन, यानी राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, खास तौर से दक्षिण भारत में। ठीक है, अब चूंकि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग या राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत ज्यादा दक्षिण भारत से शुरू हुई, फिर पूरे भारत में फैलने लगी, तो सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किया। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु आयोग, पहला आयोग जो गठित किया गया है 1948 में, जिसका नाम है धर आयोग। धर आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे मिस्टर S.K. धर, उनके नाम पे ही इसका नाम था। और इनको किस मामले पर सुझाव देना था कि राज्यों का गठन क्या भाषाई आधार पर होना चाहिए। देखिए, ठीक, पुनर्गठन का आधार प्रशासन न कि भाषा, यानी धर आयोग ने बोला कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, न कि भाषा। तो इसने सीधे से खारिज कर दिया। अब जब खारिज कर दिया, लेकिन जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई तो जनता के बीच में असंतोष और बढ़ने लगा, तो 1948 में ही एक दूसरा आयोग गठित करना पड़ा। यानी कि जून 1948 में यह गठित हुआ था धर आयोग, और वहीं ये मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर 1948 में ये दूसरा आयोग गठित हो गया। इसका नाम था JVP। ये JVP क्या है? आयोग के जो 3 सदस्य हैं उन्हीं के नाम के पहले अक्षर से बना है। J यानी जवाहरलाल नेहरू, V यानी वल्लभ भाई पटेल, और P यानी पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और क्या बोला? पुनर्गठन का आधार इसने भी भाषा को नहीं माना। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आ गई और जनता के बीच में असंतोष तो पल ही रहा था, दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन चल रही थी, हड़तालें चल रही थी, तो वहीं पे दक्षिण भारत की बात है, 1953 की ये बात है कि जो मद्रास था, मद्रास प्रांत, उसमें 2 भाषा भाषी लोग रहते थे, एक तो तमिल भाषी और दूसरे तेलुगु भाषी। तो तेलुगु भाषी लोग जी आंदोलन कर रहे थे कि तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उसको अलग किया जाए मद्रास प्रांत से, और एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम हो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग बनाने के लिए यहाँ पर एक नेताजी, वहाँ के क्षेत्रीय नेता, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू, पोट्टी श्रीरामालू, इन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए भूख हड़ताल की थी, और लगभग 56-58 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये जो आंदोलन था इसने उग्र रूप ले लिया, और इस आंदोलन को शांत करना सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया था, और सरकार की मजबूरी भी थी कि अब इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, भले ही भाषाई आधार सही हो या ना हो। तो इस आंदोलन को शांत करने के लिए भाषाई आधार पर इन लोगों की मांगे मान ली गई और भाषाई आधार पर एक राज्य गठित कर दिया गया। कब? 1953 में ही, 1953 में ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश ही है, और उस समय इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई थी। अब जब ये आंध्र प्रदेश गठित हो गया तो और जो लोग थे उनके मन में भी उत्साह आ गया कि भाषाई आधार पर एक गठित हो गया है तो अब और गठित हो जाएंगे, यानी हम लोगों को भी अब भाषाई आधार पर नया राज्य मिल जाएगा। तो सरकार ने क्या किया? अब भाषाई आधार पर और राज्यों के गठन के लिए एक और आयोग गठित कर दिया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। ये गठित हुआ था, याद रखिएगा, 1953 में। अब समझ सकते हैं जिस तरह की परिस्थितियां यहां तक बन चुकी थी,
तो अब सीधी सी बात है कि ये आयोग तो गठित हो गया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहा ही होगा कि भाषा को पुनर्गठन का आधार मानने के लिए, क्योंकि इन दोनों ने नहीं माना था तो उसकी स्थिति देख लिए, आंदोलन और उग्र हो रहे थे, तो ये सीधी सी बात है कि स्वीकार करेगा ही। तो चलिए, फजल अली आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष, जैसा कि नाम है, फजल अली अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे इसके हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पाडिक्कर। ठीक है, अब इस आयोग ने, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में ही रिपोर्ट दी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला? पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा को मान लिया, मुख्य आधार भाषा को मान लिया, किंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकारा। यानी पुनर्गठन का मुख्य आधार तो भाषा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई राज्य गठित नहीं होना चाहिए जहां की सारी आबादी सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाली हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी राज्यों में अलगाव की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और विविधता में एकता वाला जो हम परचम लहरा रहे हैं इस क्षेत्र में, वो विविधता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर राज्य अपनी अपनी भाषा बोलेगा तो एक दूसरे के प्रति उनमें अलगाव की भावना होगी, टकराव होंगे। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये आ गया कि मुख्य आधार तो अब भाषा ही है, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हो गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बन चुका है एमपीपीएससी में कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश में से अंडमान था, लक्षद्वीप था, दिल्ली था, इसी तरह के 3 और थे। ठीक है, अगले चलते हैं अपन कि जब ये आ गया इसके बाद क्या हुआ। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में आंध्र प्रदेश का फिर से पुनर्गठन किया गया। अब चूंकि ये रिपोर्ट आ गई तो सरकार ने 7वां संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना दिया। ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश राज्य का एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया और फिर 1956 में यहाँ की राजधानी बनी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। ठीक है, तो 53 से लेके 56 तक राजधानी थी कर्नूल। चलिए, अब जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं, बस ईयर देखना है इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सारी चीजें थी, जो बच गई हैं वो थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं कि 1956 के बाद जो गठित हुए राज्य, उनका समय और टाइम क्या था और किससे अलग होके बने। जैसे महाराष्ट्र व गुजरात, ये 1960 में 2 राज्य बने हैं। किससे अलग हो गए? बंबई प्रांत। बंबई प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को सम्मिलित करता था। बंबई प्रांत इतना बड़ा था। तो यहाँ पे अब क्या होगा? मराठी भाषी, भाषाई आधार पर मराठी भाषियों का महाराष्ट्र बन गया और गुजराती भाषा बोलने वालों का गुजरात बन गया। फिर देखिए, दादरा व नगर हवेली, यहाँ पे पुर्तगाली शासन था। ठीक है, 1954 में 1954 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है ये, और 1961 में भारत में एक संघ शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में ये आ गया। इसके पहले तक वहाँ पे लोकल गवर्नेंस चल रही थी, उसी के अनुसार चल रहा था, और 1961 में क्या हुआ? संघ शासित राज्य बन गया भारत का। ठीक है, अगला देखिए, गोवा दमन द्वीप। गोवा दमन द्वीप में क्या है? 1962। ठीक, 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। पुर्तगाली गोवा को नहीं छोड़ रहे थे, भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही की, तब वो लोग वहां से हटे। ठीक, 1962 में गोवा दमन द्वीप तीनों को मिला के एक संघ शासित राज्य बना दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जो बच गया दमन द्वीप, वो केंद्र शासित राज्य बने रहे। फिर अगला पुदुचेरी। पुडुचेरी में किसका शासन था? याद रखिएगा, केवल पुडुचेरी में ही फ्रांसीसियों का शासन था। बाकी जितने भी हैं, गोवा, दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली, सब में पुर्तगालियों का शासन है। तो पुदुचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया और 1962 में ये क्या हुआ? पुदुचेरी एक संघ शासित राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित हो गया। फिर नागालैंड को देखिए, नागालैंड में भी बहुत ज्यादा अराजकता थी। यहाँ की मांग बहुत तेजी से, बहुत उग्र तरीके से सरकार के सामने मांग की जा रही थी कि नगा लोगों को और नगा क्षेत्र जो बात कर रहे थे वो लोग,
यानी कि असम के बाहर का त्वेन सांग क्षेत्र और नागा पहाड़ी, इनको मिला के नागालैंड बनाया जाए। तो सरकार ने 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर गठित पूर्ण राज्य, ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया, बना दिया गया। फिर देखेंगे हरियाणा, पंजाब व हिमाचल, ये जो पूरा क्षेत्र था, तो 1966 की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य बना दिए गए। हरियाणा यानी कि जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं वो हरियाणा राज्य में रह गए, और जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो पंजाब राज्य में आ गए। ठीक, और इसी पूरे क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल भी आता था, जो पहाड़ी क्षेत्र। तो हिमाचल को 1966 में संघ शासित राज्य यूटी का दर्जा दिया गया था, जो आगे चल के 1971 में हिमाचल भी एक पूर्ण राज्य बन गया। ठीक, अब सिक्किम में आइए। सिक्किम क्या हुआ? सिक्किम में स्वतंत्रता के पूर्व जो ग्याल राजवंश काम करता था, मतलब शासन करता था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? सिक्किम के बाहरी मामले यानी कि रक्षा, विदेश और संचार, ये भारत सरकार देखने लगी, और आंतरिक व्यवस्था वो स्वयं संभाल रहे थे। लेकिन फिर सिक्किम को भारत में 1974 में भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, और 75 में भारत का पूर्ण राज्य, एक पूर्णतः भारत के अंदर आने वाला राज्य। संबद्ध राज्य मतलब वही है। इस तरह की कुछ कुछ चीजों में भारत सरकार का पहले थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप था, और यहां से तो फिर पूर्णतः भारत सरकार के अधीन ही आ गया। और अंत में देख लीजिए, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, ये संघ राज्य थे पहले, यानी कि जब यहाँ पे देखेंगे ये 6 राज्य, तो इसमें मिजोरम और अरुणाचल भी थे। कब? 1956 में इनको संघ राज्य का दर्जा मिला था। ये पूर्ण राज्य कब बने हैं? 1987 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो इतना ही है। बाकी कुछ करंट की चीजें हैं, करंट में देखेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों ही क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और है कि दादर, नागर हवेली और दमन दीव, इनको 26 जनवरी 2020 को इन सब को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। तो ये था आपका टॉपिक समाप्त।